हाय ऑल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद इब्राहिम है और आप देख रहे हो H5 टीवी। आज नजर डालते हैं चंद बड़ी खबरों पे। तो सबसे पहले जो कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट कांग्रेस पावर में आई हुई है, तो आज सबसे पहले एक एनजीओ ने प्रपोजल डाला हुआ है सर्टेन बिल्स के अगेंस्ट जो लास्ट गवर्नमेंट ने पास किए हुए थे, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल के एनजीओ है जो हर जगह पे जहां पे भी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वह है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आइए जान लेते हैं इसका परिचय। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके संस्थापक पीटर बेनिसन हैं। अब जान लेते हैं इसके मकसद के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मकसद निम्नलिखित हैं। एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सभी लोगों को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में शामिल सभी मानवाधिकार प्राप्त हों। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए काम करना, मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ अभियान चलाना, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रिसर्च करना एवं रिपोर्ट देना, महिलाओं, बच्चों, कैदियों, शरणार्थियों आदि के मानवाधिकारों की रक्षा करना और फांसी की सजा को खत्म करवाना। अब समझ लेते हैं इसकी संगठनात्मक संरचना के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ग्लोबल असेंबली में निम्नलिखित शामिल हैं। सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी, इसकी बैठक साल में एक बार होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं। इसका चयन ग्लोबल असेंबली द्वारा किया जाता है। इसकी बैठक साल भर में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का कार्य अभियानों के लिए मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय में निम्नलिखित शामिल हैं। इसमें महासचिव एवं वरिष्ठ निदेशकों की एक टीम होती है। महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के सीईओ होते हैं। कार्य संगठन के लिए रणनीतिक दिशा निर्धारित करना और एमनेस्टी इंटरनेशनल की राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंधों को मैनेज करना। आप जान लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार मानवाधिकारों की रक्षा करना पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। इसका दूसरा सिद्धांत पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रभावी कार्रवाई है। इसके तहत अभियान रिसर्च एवं मानव अधिकार से पीड़ित व्यक्ति की आप बीती बताकर सरकार की नीतियों एवं कानूनों में बदलाव लाना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का तीसरा सिद्धांत है ग्लोबल कवरेज। इसके तहत मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में काम करना। चौथा सिद्धांत है सार्वभौमिकता और अविभाज्यता। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि किसी भी जाति, लिंग, धर्म आदि के लोगों के लिए मानवाधिकार समान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का पांचवा सिद्धांत है निष्पक्षता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ना तो किसी सरकार का पक्ष लेता है और ना ही किसी का विरोध करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अंतिम सिद्धांत है स्वतंत्रता। यह किसी भी सरकार, राजनीतिक विचारधारा, धर्म आदि से परे है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो बात करेंगे सबसे पहले आज किन मिनिस्टरों ने का रिएक्शन इन बिलों के ऊपर क्या रहा इस पर। तो सबसे पहले देखते हैं हिजाब के बारे में। मतलब क्या
These visuals of girls clad in hijab virtually begging the principal to allow them inside their college premises has gripped the internet. A massive debate has now sparked off after yet another government college in Karnataka banned girls wearing the hijab from attending classes. More than a dozen Muslim girls were seen pleading, crying to the principal and teachers at the Kundapura Government College, expressing their pain of being shunned out of class only for wearing a hijab. Justice ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಎಂತ ಕೇಳುದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹೌದಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹಿಜಾಬ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತಿದ್ರು ಕಾಲೇಜಿನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಚಾನಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅದ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಆನ್ಸರೇ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿದ್ರು ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ್ರಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೊಂಚೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. Staying adamant on the Karnataka government's ruling, the Kundapura Government College blatantly refused to allow the girls in wearing the hijab. They were asked to either take it off before entering college or return home. जैसे ही एमनेस्टी एनजीओ ने प्रपोज किया जो भी बिल्स थे उनको रिवोक करने के लिए तो बहुत सारे एमएलएस और एमपीस और मिनिस्टर्स का रिएक्शन इस पर निकल कर आया. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रियांक खरगे ने क्या अपने स्टेटमेंट्स दिए. तो चलिए क्या आप देख सकते हो. Every executive order, every GO or any bill that is counterproductive, that is unconstitutional, that violates the rights of an individual, will be reviewed and removed if necessary. We are very clear on our stand. We will review any such executive order. We will review any bill that is regressive to the economic policies of Karnataka. Any bill that brings a bad image to the state, any bill that is not of use for the economic activity, any bill that does not create employment, any bill that violates the rights of an individual, any bill that is unconstitutional will be reviewed and if necessary rejected.
and the Congress party has been very clear on its stand with respect to all regressive bills that have been brought during the BJP's regime. Any bill, any executive order that goes against the image of Karnataka, that goes against getting in investment, that goes against creating employment, will be reviewed and will be rejected if necessary. So it does not matter whether it's the anti-cow slaughter bill, anti-conversion bill, the cow slaughter bill, or the hijab thing. Everything will be looked at from the economic perspective. Everything will be looked at from a very progressive point of view, and then we will take a call. What Amnesty International has requested the government of Karnataka, but we have made our stand very clear about all these bills that are not economic, that does not propose economic progress. Absolutely, the data which you have is just the tip of the iceberg, but more and more students are leaving schools and colleges because of this particular stand by the government. Government's primary prerogative should be education. After all, they're going to be the citizens of tomorrow. They are the ones who are going to take care of the society tomorrow. They are the ones who are going to lead Karnataka tomorrow. And you want an educated bunch leading our state. We have been a progressive state all our throughout the history of our state, and we don't want to be. We don't want any social unrest among youngsters. It's a very dangerous thing to have. The idea is to create a knowledge-based society which will lead to education, which will lead to economic progress of the state. जैसे कि आपने देखा कि प्रियांक खरगे ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बहुत सारे बिल्स पे रिकंसीडर और दोबारा सोच-बूझ करने की और रिव्यू करने के लिए भी अपने स्टेटमेंट देते हुए कहा, और फिर से जो भी बिल पास हुए हैं जिनको लगता है कि वो इनजस्टिस हुआ है किसी भी कौम के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए या कोई भी एम्प्लॉयमेंट या किसी भी चीज पर, तो उस पर रिकंसीडर करेगी गवर्नमेंट। तो ये इनका स्टेटमेंट था। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि बोम्माई जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था। That's what we were alleging during this thing. This is a reverse gear. There will be reverse gear government if it comes, and that's exactly they are proving our allegations. It is a retrograde steps these people are taking. This will not do anything good for the progress of the state, nor for good governance. ये आप देख रहे थे एक्स सीएम बोम्माई का रिएक्शन इस पर, और हम लोग आगे बात करेंगे कि डीके शिव कुमार का रिएक्शन क्या था। तो आप देख सकते हो वो भी वीडियो। Hijab ban in education. I don't want to comment on that. That is all policy matter. जहाँ पे आपने देखा कि डीके शिव कुमार ने मीडिया वालों ने जब सवाल किया तो हिजाब को लेकर, तो उनका ये जवाब स्टेटमेंट था कि वो पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, तो दैट इज पॉलिसी मैटर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट एनए हारिस का स्टेटमेंट देखते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, क्या था तो हिजाब के बारे में। ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಪರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತದ್ದು ಅದು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತೀರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ನೋಡಿ. सैफ्रनाइजेशन क्या है वो फर्स्ट बीजेपी भी समझना चाहिए, फिर सवाल करना है। ये तो टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग कर रहे थे अब तक। ये वॉट एवर दे हैव डन, ये जो भी अब तक करे हैं वो हमारा संविधान का विरोध किए हैं, और उनके लिए जो कौन सा पुलिस ऑफिसर चाहिए को जो उसको सपोर्ट करता है, वो सिद्धांत को सपोर्ट करता है, वो उन लोगों को रखे हैं। तो हम लोगों को भी मालूम है, हम लोग क्या दूध पीने वाले बच्चे हैं क्या, हमें नहीं मालूम है। और जब तक ये चलेगा, अभी लोग हमारे को हुकूमत दिए, वी विल डू वॉट एवर इज इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द पीपल। सी देयर इज नो बैन एज सच ऑन एनी हिजाब। सी इट इज अ फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू वेयर व्हाट यू वांट टू डोंट वांट टू वेयर, यू वांट टू वेयर, इट इज योर फ्रीडम। सो द गवर्नमेंट कैनॉट इंटरवीन इन दैट पर्सनल फ्रीडम ऑफ एनीबडी। I hope you understand what I am trying to tell. So if they have done that, it is again unconstitutional. So it is.
आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट थोड़ी चीजों पे अपने सोच विचार करेगी, जैसे थोड़े अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स जो पास हुए हैं तो इन पे नजर बनी रहेगी। आज की खबरों में इतना ही। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है विजडम स्कूल ने और हैप्पी फॉर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आई होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।